नमस्कार दोस्तों, मैं सी एम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कोर्स में हमने काफ़ी सारी बातें की। इनकम टैक्स रिटर्न किसे फाइल करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न कब तक फाइल करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। इसी के अंदर हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। दैट मीन्स आपके जो भी सेल रिकॉर्ड्स हैं, परचेज रिकॉर्ड्स हैं, जो भी एक्सपेंडिचर्स आपके इनकर किए जाते हैं बिजनेस के अंदर, जो भी आपकी इनकम होती है बिजनेस के अंदर, उनका डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का, जो कि कहता है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत कुछ कंडीशंस दी गई हैं। अगर आप उन कंडीशंस को कंप्लाई करते हैं तो आफ्टर दैट आप जो प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे वो इनकम टैक्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। जो भी प्रॉफिट आप डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है कि इससे कम प्रॉफिट आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर जो एक सर्टेन लिमिट दी गई है उससे ज़्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, तो ऐसे में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, जो बेसिकली हमारे मेन सेक्शंस हैं 44 AD, 44 ADA और 44 AE। 44 AD जो बात करता है वो बात करता है इन केस ऑफ बिजनेसेस, जहाँ पर भी कोई बिजनेस किया जा रहा है। 44 ADA बात करता है प्रोफेशनल्स की, जहाँ पर भी कोई प्रोफेशन रन किया जा रहा है। और 44 AE बात करता है बेसिकली जो आपके ट्रक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जो काम होता है, ट्रक ओनर जो होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है बात करता है 44 AE। तो आज हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत समझेंगे कि किस तरह आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो करना होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 44 AD से, जो बात करता है स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू कंप्यूटिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। तो जैसा कि नाम से पता चल पा रहा है, प्रिजम्पटिव बेसिस मीन्स एक डीम्ड प्रॉफिट यहाँ पर आपका माना जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट से कोई भी लेना देना नहीं होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पर आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है वो इररेलेवेंट होता है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कहा गया कि अगर कोई भी एलिजिबल एसएससी है, कोई भी एलिजिबल एसएससी है जो एलिजिबल बिजनेस रन करता है, तो ऐसे में उसको क्या करना है, उसको सिर्फ इतना करना है जो उसकी टोटल टर्नओवर है या फिर जो भी उसकी ग्रॉस रिसीट्स है उसका 8% या फिर उससे ज़्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर करना है और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर एक्स की जो टर्नओवर है वो 60 लाख रुपीज़ है। 60 लाख रुपीज़ उसकी टर्नओवर है, सेल्स है। तो यहाँ पर कहा गया कि 44 AD के तहत आपको क्या करना है, 60 लाख का 8% तो आपका होता है 4,80,000 रुपीज़। आपको अपना प्रॉफिट 4,80,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा डिक्लेयर करना है, उससे कम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं आप अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हैं। दैट मीन्स अगर आप 4,80,000 से कम का प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होंगी। और अगर आप 4,80,000 या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट दिखाते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी होंगी। तो यहाँ पर कहा गया कि इन केस ऑफ एन एलिजिबल एसएससी इंगेज्ड इन एन एलिजिबल बिजनेस, तो कोई भी एलिजिबल एसएससी अगर एलिजिबल बिजनेस रन करता है तो हम देखेंगे एलिजिबल एसएससी कौन है, एलिजिबल बिजनेस कौन सा बिजनेस है। ए सम इक्वल टू 8% ऑफ द टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स ऑफ द एसएससी in the previous year on account of such business, or as the case may be, a sum higher than the aforesaid sum claimed to
have been earned by the eligible SSC shall be deemed to be the profit and gain of such business chargeable to tax under the head profit and gains of business or profession। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर आप जो आपकी टर्नओवर है या फिर ग्रॉस रिसीट्स है उसका अगर 8% या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं तो वही प्रॉफिट हम आपका जो है बिजनेस और प्रोफेशन से अर्न किया हुआ प्रॉफिट मान लेंगे। इन दैट सिचुएशन हमारे लिए एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो इररेलेवेंट होगा। मान लीजिए आपने 60 लाख रुपए की टर्नओवर पर जो प्रॉफिट अर्न किया वो अर्न किया 10 लाख रुपीज़, लेकिन आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में चले जाते हैं और वहाँ पर 8% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं 4,80,000। तो ऐसे में आपका प्रॉफिट 4,80,000 रुपीज़ ही माना जाएगा, 10 लाख रुपीज़ आपका प्रॉफिट नहीं माना जाएगा और आपको जो टैक्स देना होगा वो भी 4,80,000 रुपीज़ पर ही टैक्स देना होगा। साथ ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ यहाँ पर एक और बेनिफिट दिया गया, कहा गया कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं, तो ऐसे में आप जो 8% है उसकी जगह 6% प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शंस मींस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अगर आप जो सेल परचेज कर रहे हैं उसकी पेमेंट आप बैंकिंग चैनल के जरिए रिसीव करते हैं, बैंकिंग चैनल के जरिए पे करते हैं, तो ऐसे में आप जो प्रॉफिट है उसका 6% तक डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट दिस सबसेक्शन शैल हैव इफेक्ट एज इफ for the words 8%, the word 6% had been substituted in respect of the amount of total turnover or gross receipts which is received by an account pay check or an account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such other electronic modes as may be prescribed during the previous year or before the due date specified in subsection 1 of section 139 in respect of that previous year। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर आप अपनी जो टर्नओवर जो सेल है उसकी जो रिसिट है वो आप बैंकिंग चैनल के जरिए करते हैं तो ऐसे में आप 6% तक का प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, उनकी टर्नओवर है 60 लाख रुपीज़। 60 लाख रुपीज़ की जो टर्नओवर है इनकी, उसमें से इनकी जो कैश सेल है, जो एक कैश में जो इन्होंने सेल की है वो 10 लाख रुपीज़ है और जो इन्होंने बैंकिंग चैनल के जरिए जो सेल की है वो 50 लाख रुपीज़ है। दैट मीन्स 50 लाख रुपीज़ इन्होंने अकाउंट पे चेक के जरिए रिसीव किए हैं और 10 लाख रुपीज़ इन्होंने कैश में रिसीव किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 AD आप 10 लाख रुपीज़ का 8% और 50 लाख रुपीज़ का 6%, तो यहाँ पर आपका 80,000 और 3 लाख, तो आप जो है 3,80,000 रुपीज़ तक का प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। टोटल प्रॉफिट जो होगा आपका वो होगा 3,80,000 रुपीज़। तो वो आपको यहाँ पर जो है मिनिमम जो है डिक्लेयर करना होगा अंडर सेक्शन 44 AD। तो यहाँ पर ध्यान रखें, रुपीज़ 3,80,000 रुपीज़ का आपको जो है मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा। आप इससे ज़्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इससे कम प्रॉफिट अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो ऐसे में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंडर नहीं जा सकते हैं, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। उसके अलावा यहाँ पर क्लियर कर दिया गया कि एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 38 shall be deemed to have been already given full effect to and no further deduction under those sections shall be allowed। इसका बेसिकली मतलब यह है कि अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हैं और 8% और 6% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो ऐसे में आपको सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 38 की जो डिडक्शंस हैं वो नहीं दी जाएंगी। बेसिकली इसके अंदर जो है आपकी डेप्रीशिएशन की डिडक्शन,
रेंट की डिडक्शन, बिल्डिंग मेंटेनेंस की डिडक्शन, सैलरी की डिडक्शन, वो सभी आपके जो बिजनेस एक्सपेंडिचर हैं, जो आपके खर्चे हैं, वो आते हैं। तो यहाँ पर इनकम टैक्स का कहना है कि हम आपको जो 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करने के लिए कह रहे हैं, उसमें जो बैलेंस 92% बच जाता है, वो हम आपके एक्सपेंडिचर मान रहे हैं। उसके अलावा आपको अलग से कोई भी एक्सपेंस अंडर सेक्शन 30 to 38 नहीं दिया जाएगा। और साथ ही जो आपकी जो कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है, उस पर भी जो डेप्रिसिएशन आपका है वो माना जाएगा आपने क्लेम कर लिया है अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हैं। और जो WDV जो रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, वह यह मानते हुए कैलकुलेट की जाएगी कि आप डेप्रिसिएशन जो है आप एक्चुअली क्लेम कर चुके हैं। द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एनी एसेट ऑफ एन एलिजिबल बिजनेस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कैलकुलेटेड एज इफ द SSC had claimed and had been actually allowed the deduction in respect of the depreciation for each of the relevant years। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि इनकम टैक्स आपसे यह कह रहा है कि अगर आप 8% और 6% जो भी अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, उसमें से आपको फर्दर और कोई खर्चा जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, वो आप कम नहीं कर सकते हैं। आपके सभी खर्चे मान लिए जाएंगे कि आपको अलाउ कर दिए गए हैं। अब उसके बाद बात आती है एलिजिबल SSC कौन है, एलिजिबल बिजनेस कौन सा बिजनेस है। तो एलिजिबल SSC में बताया गया एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म who is a resident but not a limited liability partnership firm। तो दैट मीन्स एक इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकती है। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकती है। एक पार्टनरशिप फर्म प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का रेजिडेंट होना जरूरी है। उसके साथ ही पार्टनरशिप फर्म जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, जिसको LLP कहा जाता है, उसको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया गया है। तो ध्यान रखें, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप फर्म जो कि रेजिडेंट है, सिर्फ वही प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकते हैं। उसके अलावा किसी को भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया गया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, इन सभी को जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया गया है। उसके साथ ही जो दूसरी कंडीशन लगाई गई कि जो एलिजिबल SSC है, वही एलिजिबल SSC प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकता है, हु हैज़ नॉट क्लेम्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन एनी ऑफ द सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA और डिडक्शन अंडर एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग C डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम इन द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो ध्यान रखें, जो भी SSC है वह डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA और चैप्टर 6A में जो हेडिंग C है, उसके अंदर जो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम है, बेसिकली जो सेक्शन 80IAIB की जो डिडक्शंस आती हैं वो क्लेम नहीं करता हो, तो वही आपका एलिजिबल SSC माना जाएगा और उसी को जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। अब बात आती है एलिजिबल बिजनेस कौन सा है। तो यहाँ पर कहा गया एनी बिजनेस एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स इन सेक्शन 44 AE। तो कोई भी बिजनेस आप सेक्शन 44 AD में जा सकते हैं, सिवाय वो बिजनेस जो सेक्शन 44 AE के तहत कवर किया गया है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था, वहाँ पर जो ट्रक ओनर होते हैं, वहाँ उनकी इनकम जो है कंप्यूट की जाती है। उनके अलावा कोई भी बिजनेस जो है आप 44 AD के तहत जा सकते हैं। दूसरा, आपकी जो टोटल टर्नओवर और ग्रोस रिसीट्स है इन द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड एन अमाउंट ऑफ 2 करोड़ रुपीज़। तो जो आपकी टर्नओवर है या फिर जो ग्रोस रिसीट्स हैं, वो आपकी जो है 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो ऐसे में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जा सकते हैं, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कराने होंगे, साथ ही आपको 44 AB सेक्शन के तहत ऑडिट करानी होगी। तो ध्यान रखें, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में सिर्फ वही व्यक्ति जा सकता है जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए या उससे कम है। उसके बाद आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप एक बार
सेक्शन 44 AD ऑप्ट कर लेते हैं, दैट मीन्स आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में चले जाते हैं, तो आपको आगे के लिए भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ही रहना होगा। लेकिन अगर आप किसी भी ईयर में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो अगले 5 साल तक के लिए आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिस्टर एक्स है। अब मान लीजिए इन्होंने प्रीवियस ईयर 2018-19 के लिए सेक्शन 44 AD को ऑप्ट किया और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया। अब प्रीवियस ईयर 2019-20 में ये सेक्शन 44 AD को ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं, तो ऐसे में अब ये प्रीवियस ईयर 19-20, प्रीवियस ईयर 2020-21, 21-22, 22-23 और 23-24, इन सभी 5 सालों के लिए 44 AD को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक बार अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को छोड़ दिया तो आप अगले 5 सालों तक के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में दोबारा नहीं जा सकते हैं। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे और अकॉर्डिंगली ही अपना प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर करना होगा। वेयर एन एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर in accordance with the provision of this section and he declares profit for any of the 5 assessment year relevant to the previous year succeeding such previous year not in accordance with the provision of subsection 1, he shall not be eligible to claim the benefit of the provision of this section for 5 assessment year subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the provision of सबसेक्शन 1। तो इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर 19-20, 21, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 इन सभी ईयर्स के लिए जो है आप 44 AD सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाना चाहते हैं तो 5 साल तक के लिए आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ही रहना होगा, और अगर आप 5 साल के अंदर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से बाहर आना चाहते हैं तो अगले 5 सालों के लिए आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जा पाएंगे। उसके बाद कहा गया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सेक्शन 44 AD ऑप्ट नहीं करता है तो ऐसे में उसको अगले 5 साल तक के लिए 44 AD के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। साथ ही अगर जो उसकी इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से भी कम रह जाती है तो ऐसे में उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे। Notwithstanding anything contained in the foregoing provision of this section, an eligible SSC to whom the provision of subsection 4 are applicable and whose total income exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax shall be required to keep and maintain such books of accounts and other documents as required under subsection 2 of section 44AA and get them audited and furnish a report of such audit as required under section 44AB। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो 44 AD को ऑप्ट नहीं कर रहा है और ऐसे में उसकी जो इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड कर जाती है। मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स का मतलब है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो जो आपकी 2.5 लाख की, 3 लाख की और 5 लाख की जो लिमिट होती है वो लिमिट यहाँ पर बेसिकली बताई गई है। उस लिमिट से ज़्यादा अगर इनकम होती है तो ऐसे में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे। यह उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने पहले 44 AD को ऑप्ट किया लेकिन 5 साल के अंदर ही उन्होंने 44 AD को छोड़ दिया। उसके अलावा यहाँ पर 3 तरह के बिजनेस और बताए गए जिनके केस में सेक्शन 44 AD को ऑप्ट नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रोफेशन को रन कर रहा है अंडर सेक्शन 44AA, क्योंकि इसके लिए एक अलग से सेक्शन बताया गया है 44ADA जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ए पर्सन कैरिंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, तो कोई भी अगर एजेंट है, रियल एस्टेट एजेंट है जो ब्रोकरेज जिसकी इनकम कमीशन इनकम है तो ऐसे में उसको भी सेक्शन 44 AD के अंदर आने
नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा ये पर्सन कैरिंग ऑन एनी एजेंसी बिजनेस, तो कोई भी व्यक्ति जो एजेंसी बिजनेस रन कर रहा है वो भी 44AD सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर सकता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा सेक्शन 44AD क्या है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर आपको कितना प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। अगर आप टोटल टर्नओवर या टोटल ग्रॉस रिसीट्स का 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो ऐसे में आपका जो डिक्लेयर्ड प्रॉफिट है वही प्रॉफिट डीम्ड प्रॉफिट माना जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट आपका इररिलेवेंट रहेगा। और अगर आपकी रिसीट्स बैंकिंग चैनल के जरिए है तो ऐसे में आप 6% भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप जो टर्नओवर जो सेल करते हैं उसकी रिसीट्स जो है वो आपको ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऐसे में 31 जुलाई आपके लिए लास्ट डेट होती है रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो 31 जुलाई तक आपको यह चेक करना है कि आपकी जो रिसीट्स हैं वो बैंकिंग चैनल के जरिए है या फिर कैश रिसीट्स हैं। तो उस डेट तक आप जो है अपना क्राइटेरिया लेकर चल सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप जो अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। आई होप सेक्शन 44AD आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में टाइप करके पूछ सकते हैं। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।